तो जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे फादर ऑफिसर बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि मैं उस जो मेरे फादर ने सपना देखा था, उस सपने को मैं पूरा करना चाहता था कि वो नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, मैं उस सपने को पूरा करूँगा। 3-3 घंटे में बैडमिंटन खेलता था, वो मेरा मैच देखते थे। मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ बैडमिंटन का, जूनियर नेशनल मैंने बैडमिंटन खेली है, जूनियर पोलो खेला है। ये सब वो ये दौरान जो टांगें टूट गई, ठीक हो गई, फिर टूट गई, ये उस टाइम का ये दौर था। तो ये सब मिली जुली चीज़ें चलती रहीं। जैसे होता है ना सांप सीढ़ी के खेल के अंदर, कहीं आपको सीढ़ी मिल जाती है, आप 17 पे पहुंच जाते हो, फिर एक और सीढ़ी मिलती है, आप 25 पे पहुंच जाते हो, फिर सांप काट जाता है 4 पे आ जाते हो, फिर आपको 9 पे सीढ़ी मिल जाती है, बट 98 पे चले जाते हो। तो ज़िंदगी में ये नहीं है खाली संघर्ष ही रहा, संघर्ष के साथ कुछ उपलब्धियाँ भी रहीं। फिर मैं क्रिकेट का मीडियम पेस बॉलर भी था। मैं नेहरू स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में मैं बॉलिंग भी करता था। मेरा सपना था मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊं। जब कपिल देव रिटायर हो जाएंगे तो फिर इंडियन टीम की बॉलिंग कौन करेगा, मेरे बगैर तो देश सुना हो जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी हमको भी थी। जब से ये स्मार्टफोन आया, यूट्यूब है ना, आपके ट्विटर, आपका फेसबुक, आप नाम लो, हज़ारों चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, है ना। ये इंस्टाग्राम, ये सब आपके दुश्मन है। मैं तो आपको ही कहूँगा, मेरा तो युवाओं को ये कहना है कि भाई जब तक आप कुछ बन नहीं जाओ, इनसे आप जितना दूर रह सकते हो उतना आप दूर रहो। जो आजकल ये जंक फूड, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर है, इससे ऊपर उठें। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। हमारे परिवार में मैं पहला बच्चा था उस टाइम पे जिसे पहली 10वीं पास करी थी बगैर फेल हुए। जो भी कुछ मैं आज पहुंचा हूं, जिस जगह में मैं बना हूं, जो भी मैं आज हूं, ये सब कुछ मेरे और फादर और मेरे मदर की देन है। वो जो हमारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे, जो दिल्ली स्टेट को खेलते थे, जब मैंने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इसी को शायद हम बचपना कहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने तो आपको क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो मेरे को लगा कि यार, जो आदमी चेतन शर्मा के ओवर में छक्के मारता है, चौके मारता है, कपिल देव के ओवर में चौके छक्के मारता है, आज मैंने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया, तो मुझे तो इंडियन टीम में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब बेटे से बात करते हुए डरते हैं माँ बाप, ये हकीकत है। ये आज के ज़माने में ये हकीकत हो गई है कि माँ बाप बेचारा अपने बच्चे से डर रहा है। वो बात करने से पहले 4 बार सोचता है कि ये बात मैं बोलूँ, इसको अभी बोलूँ, शाम को बोलूँ, इसका मूड देख के बोलूँ। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं संघर्षों से भरी कहानी, स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में कर्नल नागेंद्र सिंह राठौड़ हैं, जो कि सेना में कार्यरत हैं, और कर्नल तक पहुंचना बहुत बड़ा संघर्ष का काम होता है। इनकी जो संघर्षों की कहानी, किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से ये सेना में आए, और बचपन का क्या सफ़र रहा, सेना में आने के लिए किस तरह से प्रेरणा मिली, और युवाओं के लिए किस तरह से सेना में जाने का एक जो डिसिप्लिन होता है, जो डिसिप्लिन युवाओं को सेना में पहुंचाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंत तक बने रहें। तो कर्नल साहब, पहली चीज़ तो ये कि आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो स्वर्ण खबर का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने आज मुझे पता नहीं कहां से ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ पे पकड़ा है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपके चैनल का आभार, आपका व्यक्तिगत रूप से आभार। और जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है, हर किसी की ज़िंदगी के अंदर संघर्ष होते हैं, और संघर्षों के बगैर कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी अच्छे मकाम तक नहीं पहुँच पाता है। हर किसी के संघर्षों की कहानियाँ अलग अलग होती हैं। मेरी भी संघर्ष की कहानियाँ हैं। एक्चुअली मेरा जन्म खारडिया ग्राम के अंदर, जो कि नावा तहसील में आता है, अभी जो लेटेस्ट डीडवाना कुचामन के नाम से इसको जानते हैं, उसके अंदर मेरा जन्म हुआ था। और मेरा गांव के एक झोंपड़े में मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर उस टाइम पे राष्ट्रपति भवन में थे। जैसे कि उस टाइम की परंपरा होती थी कि अपनी वाइफ को लोग साथ लेके नहीं जाते थे, तो जन्म गांव में हुआ। और मेरे कुछ साल मेरे गांव में निकले। उसके बाद में जब मेरे फादर को रियलाइज़ हुआ, हमारे कुछ रिलेशन में लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब बच्चे की पढ़ाई बहुत लेट हो रही है, तो बेटर है कि इसको किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, तो वैसे दिक्कत हो जाएगी, कुछ बन नहीं पाएगा। तो मेरे फादर बड़े विजनरी व्यक्ति थे। हालांकि वो साथ ले जाना चाहते थे, बट उस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि साथ ले जाना उचित नहीं समझा जाता था। तो मैं शुरू के कुछ सालों तक तो गाँव में ही पढ़ता रहा। गाँव के हमारे पुराने वो मास्टर जी होते थे, वो पढ़ाते थे। गांव की पुरानी एक वो टूटी फूटी थी हमारी स्कूल होती थी, जो कि आज तो बिल्कुल ही धरातल पर है भी नहीं वो। तो वहाँ मेरी इनिशियल एजुकेशन हुई। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाकर फिर मैं
दिल्ली में पढ़ाई करी। फिर मेरे फादर का तबादला पोस्टिंग देहरादून हो गई, जहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। मेरे फादर उनको वहाँ पे जो राइडिंग के कोच थे, उनको ऑफिसर्स को, जो यंग ऑफिसर्स होते थे, उनको राइडिंग सिखाते थे, जो ट्रेनिंग कर रहे होते थे बेसिकली। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि आर्मी में ऑफिसर बनना है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे फादर बहुत ही हैंडसम और बहुत उस ज़माने में बहुत एजुकेटेड थे, बट वो दुर्भाग्यवश उनकी वो आप किस्मत समझ लीजिए, उनके अपने संघर्ष से वो फ़ौज में सिपाही से भर्ती हुए थे और वो खुद अफसर बनना चाहते थे। उन्होंने 1-2 बार अटैम्प्ट किया, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे फादर अफसर बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए, तो शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि मैं उस जो मेरे फादर ने सपना देखा था, उस सपने को मैं पूरा करना चाहता था कि वो नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, मैं उस सपने को पूरा करूँगा। तो ऐसा शायद ये कब ये चीज़ स्टार्ट हो गई, ये तो मैं भी आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा, बट शायद 4th-5th में जब मैं था और जब मैं IMA में ऑफिसर्स को देखता था ट्रेनिंग करते हुए, तो वहाँ से ये प्रेरणा मुझे मिली कि मुझे आर्मी में जाना है और सिर्फ आर्मी में ही जाना है। तो ये वहाँ से मेरे को प्रेरणा देहरादून से स्टार्ट हुई। युवाओं में मन विचलन की स्थिति बड़ी बनती है। कभी सोचते हैं हम डॉक्टर बन जाएं, कभी इंजीनियर बनने का सपना देख जाते हैं, और विशेष रूप से ये जब सब्जेक्ट चयन का विषय आता है, जब 11वीं 12वीं में, तब विचलित ज़्यादा होते हैं, क्योंकि परिवार का भी माहौल एक ऐसा रहता है। तो कभी आपके परिवार में, आस पड़ोस में कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि कहाँ आर्मी में जा रहे हो, घर से दूर हो जाओगे? मेरी कहानी बड़ी अलग है पीयूष जी। मैं बताऊँ आपको कि मैंने ज़िंदगी में जब होश संभाला, या जब आदमी बच्चा सोचना शुरू करता है, मेरे ख्याल से 10-12 साल की उम्र से बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है। आज के ज़माने में शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे टाइम में ऑप्शंस कम थे। तो और वो फिर बंदे पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा तो बिल्कुल फोकस क्लियर था कि मुझे तो आर्मी के अंदर ही जाना है और ऑफिसर ही जाना है। इस बीच में बड़े संघर्ष हुए, बीच में एक्सीडेंट हो गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, लेफ़्ट टांग टूट गई, राइट टांग टूट गई, 4-5 साल अस्पतालों में चक्कर काटते रहे। मेरे फ्रैक्चर हुए, टांगें टूटी। वो किस तरीके से मैं खेलता था, वो 3-3, वो भी आर्मी में थे। वो उस ज़माने हमारे पास कौन सी कारें होती थी, स्कूटर होता था एक बजाज चेतक, हैं, उसके ऊपर वो मुझे बैठा के ले जाते थे और 3-3 घंटे में बैडमिंटन खेलता था। वो मेरा मैच देखते थे। मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ बैडमिंटन का, जूनियर नेशनल मैंने बैडमिंटन खेली है, जूनियर पोलो खेला है। ये सब वो उसके ये दौरान जो टांगें टूट गई, ठीक हो गई, फिर टूट गई, ये उस टाइम का ये दौर था। तो ये सब मिली जुली चीज़ें चलती रहीं। जैसे होता है ना सांप सीढ़ी के खेल के अंदर, कहीं आपको सीढ़ी मिल जाती है, आप 17 पे पहुंच जाते हो, फिर एक और सीढ़ी मिलती है, आप 25 पे पहुंच जाते हो, फिर सांप काट जाता है, 4 पे आ जाते हो, फिर आपको 9 पे सीढ़ी मिल जाती है, बट 98 पे चले जाते हो। तो ज़िंदगी में ये नहीं है खाली संघर्ष ही रहा, संघर्ष के साथ कुछ उपलब्धियाँ भी रहीं। जैसे कि जब मौका मिला, दिल्ली में थे तो नेशनल्स खेला, जूनियर नेशनल्स बैडमिंटन भी खेला। उसके बाद जूनियर नेशनल्स में हॉर्स राइडिंग इन पोलो भी किया। फिर मैं क्रिकेट का मीडियम पेस बॉलर भी था। मैं नेहरू स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में मैं बॉलिंग भी करता था। मेरा सपना था मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊं। आर्मी के अलावा एक मेरा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि आप विचलित हो जाते हो, कई बार आप 11वीं 12वीं में आकर आपको समझ में नहीं आता आप क्या करना चाहते हो। तो ये 2 सपने समानांतर चल रहे थे और इतनी समझ भी नहीं थी। ये भी मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतनी भी समझ नहीं थी कि आप या तो आर्मी में जा सकते हो या क्रिकेट में जा सकते हो। जब आप 4th 5वीं में पढ़ रहे होते हो, 4th 5th में होते हो, तो इतनी अकल नहीं होती है कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हो और आप आर्मी में जा सकते हो। इतना विज़न नहीं होता। वो जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तब चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। मैं अच्छा बॉलर था, मीडियम पेस बॉलर था, तो मुझे ये लगता था कि मैं इंडियन टीम के अंदर जो है कपिल देव की जगह कौन लेगा। यही बचपना है हमारा, इसी को हम बचपना कहते हैं कि साहब एक दिन जब कपिल देव रिटायर हो जाएंगे तो फिर इंडियन टीम की बॉलिंग कौन करेगा, मेरे बगैर तो देश सुना हो जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी हमको भी थी बचपने के अंदर। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे दुनिया को देखते हैं, हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये सब चीज़ें थी संघर्ष की कहानियाँ। और जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, युवाओं को मेरा यही कहना है कि जैसे पीयूष जी आपने बोला, आज के ज़माने में पथ भ्रष्ट करने वाली चीज़ें बहुत हो गई हैं। बंदा, कोई भी आदमी, लड़का या लड़की अपने करियर के प्रति पूर्ण रूप से लगा रहे, उसको भटकाने वाली चीज़ें बहुत हैं। जैसे आप जानते हो आजकल सबसे बड़ा तो ये मोबाइल ही आ गया है। जब से ये स्मार्टफोन आया है, यूट्यूब है ना, आपके ट्विटर, आपका फेसबुक, आप नाम लो, हज़ारों चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, है ना। ये इंस्टाग्राम, ये सब आपके दुश्मन है। मैं तो आपको ही कहूँगा, मेरा तो युवाओं को ये कहना है कि भाई जब तक आप कुछ बन नहीं जाओ, इनसे आप जितना दूर रह सकते हो उतना आप दूर रहो।
और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी है, इसका आप अच्छा एडवांटेज भी ले सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात जो आज के युग में है, उस टाइम पे नहीं थी, वो ये है कि गांव ढाणी के अंदर भी जो बच्चा बैठा है उसके पास भी वही फैसिलिटी है इस नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो अमेरिका के अंदर बच्चा बैठा है। वो चाहे तो आज कुछ भी इस गूगल के ऊपर जाकर, इस यूट्यूब पे जाकर आपका सर्च कर सकता है। बहुत से बायजूस वगैरह, बहुत से कोर्सेज़ आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इंग्लिश के कोर्सेज़ ले सकते हैं, आप कुछ भी आप कर सकते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। अगर आप इसका सही से आप उपयोग करना जानते हैं तो मेरा मानना है कि सही उपयोग करके आप इसका कुछ भी उचित फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पथ भ्रष्ट करने वाला मुझे लगता है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और ये आपका मीडिया और ये आ गया है। इससे आपको कैसे अपने आप को दूर करना है वो सीखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। इस टेक्नोलॉजी का आप सही फ़ायदा उठाएं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर आप जितना इसके ऊपर डिपेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, और जो ये आपको जो पथ भ्रष्ट करने वाले, आपको मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना समय बर्बाद करेंगे और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसका सही से यूज़ होना चाहिए, मेरा ही मानना है। एज अ सिविलियन और एक आर्मी मैन, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, वो अंतर होता है डिसिप्लिन का। जब डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो एक तरह से आधा आर्मी मैन तो वो एक सिविलियन को वहीं बना देता है। क्या कहना चाहेंगे एक आर्मी मैन बनने के बाद में डिसिप्लिन का किस तरह का योगदान रहा आपको कर्नल एज अ एक पावरफुल मैन बनाने में? देखिए पीयूष जी, जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है, हम ये मानते हैं कि डिसिप्लिन इज़ अ बैकबोन ऑफ आर्मी। इसको हम ये बोलेंगे कि डिसिप्लिन जो है ना, किसी भी ना केवल आर्मी के लिए आवश्यक है, आर्मी के लिए तो आवश्यक है ही है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप सोचिए इतनी बड़ी सेना को संभालना नामुमकिन है। लेकिन डिसिप्लिन का हमारा एक सिविलियंस की ज़िंदगी के अंदर भी उतना ही रोल है जितना एक आर्मी मैन के ज़िंदगी में रोल है। आप डिसिप्लिन से आप सुबह उठें, आपको जिस भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। जैसे मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ रहा था कि सचिन तेंदुलकर के लिए मैं पढ़ रहा था कि वो जब सुबह उठते थे तो सबसे पहले वो ये अपना व्हाट्सएप वगैरह, ये मोबाइल को देखते भी नहीं थे, है ना। वो उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि इतनी बॉलों को तो मैंने पहले खेलना ही खेलना है, चाहे मैच हो या ना मैच हो, या मैं इतने किलोमीटर मैंने दौड़ना ही दौड़ना है, एक्सरसाइज करनी ही करनी है। तो एक अच्छे डिसिप्लिन का वो सबूत है। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, डिसिप्लिन के बलबूते पे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनका अपना जो उनकी प्रतिभा है वो तो है ही है, जो उनके अंदर काबिलियत है वो तो है ही है। उसके अलावा जो डिसिप्लिन की जहाँ तक आपने बात छेड़ी, आप देखिए अमिताभ जी बहुत बड़े डिसिप्लिन के लिए बहुत माना जाता है उनको। और ये उनकी सफलता के अंदर ना केवल अमिताभ जी के लिए या सचिन जी के लिए या और किसी व्यक्ति के लिए, डिसिप्लिन तो बहुत ही बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ है जिसके बगैर आदमी कहीं पहुंच नहीं सकता है। तो डिसिप्लिन होना तो सिविलियन और आर्मी ऑफिसर या आर्मी के जवान के लिए सबके लिए निहायत आवश्यक है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो डिसिप्लिन नहीं रह पाते? युवाओं को तो मैं बाद में कहूँगा, पहले तो मैं अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी डिसिप्लिन में रहें, डिसिप्लिन से खाना खाएं, डिसिप्लिन से उठें, सुबह अपना एक्सरसाइज करें। आप देखिए जिस तरीके से आज हमारे देश में बीमारियां फैल रही हैं, है ना, ये सबसे बड़ा रीज़न हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे, हमारे से पहले जो 2-3 पीढ़ियाँ पहले थी, बीमारियाँ उस टाइम भी होती होंगी, बट आज जैसे जिस तरीके से बीमारियाँ हो रही हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये डिसिप्लिन ही है। खाने पीने का होश ही नहीं है लोगों को, है ना। आप देखिए कि आजकल ये स्विगी और ये बर्गर वगैरह सब घरों में आ जाते हैं, उसको बुज़ुर्ग भी, बच्चे तो जो हैं ही हैं, युवा पीढ़ी तो है ही है, बुज़ुर्ग भी कम नहीं है। उनको जब डॉक्टर ने बोला है कि साहब आपको पेप्सी नहीं पीनी है, या आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, या शरबत नहीं पीना है, और चाय नहीं पीनी है तो मीठी चाय नहीं पीनी है, तो लोग कितना उसको फॉलो करते हैं। ये डिसिप्लिन का एक हिस्सा है ना। और आप देखिए डिसिप्लिन के बगैर तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कि जो फिल्म स्टार्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कि जो आपके जो टाटा ग्रुप है, आपका रिलायंस है, आपको लगता है कि ये बिगैर डिसिप्लिन के इतना कुछ कर सकते हैं? इनका एक एक मिनट कीमती होता है, एक एक मिनट इनका लिखा हुआ है कि भाई इतने टाइम से इतने बजे तक हमने ये करना, वो बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। वो डिसिप्लिन का हिस्सा है। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, आप कुछ चाहते हो कि मुझे कुछ अचीव करना है, या मैं ज़िंदगी में इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आपको डिसिप्लिन से तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। तो युवाओं का मेरे को यही कहना है कि एक तो आप जो आजकल ये जंक फूड, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर है, इससे ऊपर उठें। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो, और वो चीज़ें एक विशियस साइकिल है। आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपका मूड ख़राब होगा, आपको स्ट्रेस आएगा, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे।
तो ये युवाओं को यही कहना है कि दिन रात लगकर मेहनत करें, और जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं आप अपने उसको आपका जो मेन जो आपका टारगेट है उससे आप अपने आप को हटाइए मत, बस लगे रहिए। और वो जैसे हरिवंश राय बच्चे ने कहा है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वही वाली बात है। यदि व्यक्ति तन मन से लगा रहे, बिल्कुल डिसिप्लिन और अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने उसको डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपना एक रोड मैप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या अपना एम लेके चले कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ मुश्किल है। आज के ज़माने में देखिए कि आपके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं, अगर कंपटीशन बढ़ा है इसमें कोई शक नहीं है। अब पहले जैसे हम बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि पूरे गांव में एक बच्चा 10वीं पास होता था, एक आदमी 10वीं पास होता था, 5-10-20 गाँवों के अंदर एक आदमी ग्रेजुएट होता था। आज घर घर के अंदर कोई ऐसा है नहीं जो ग्रेजुएट नहीं है। तो अभी समस्याएं, अगर कंपटीशन बढ़ा है तो आपको फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ी हैं। हर किसी के पास गाड़ी है, इंस्टीट्यूट में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गाँव के अंदर आपके छोटे छोटे गाँवों के अंदर आपके अच्छे एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं। नियर बाई टाउन्स के अंदर आपको स्कूल है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, या आप मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर्स के माध्यम से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए यही कहना है कि समय बर्बाद ना करें। और ये जो हम ज़्यादातर मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम है आपके पास। ये ज़िंदगी के जो स्टार्टिंग के 24-25 साल हैं ना, इसको बिल्कुल अपने आप को घिस कर, अपने आप को मेहनत करके, फोकस्ड रहकर और पढ़ाई करें दबा के। बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा आपको। अगर एक बार आप सेटल डाउन हो जाएंगे, लाइफ में कुछ बन जाएंगे, तो आपको पार्टियां करने के लिए, घूमने के लिए, यार दोस्तों तफरीबाजी करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। तो उनको पूरा फोकस रहना चाहिए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। किस तरह की पढ़ाई आपने की और उस दौरान का कोई किस्सा आप बताना चाहें? हमारे परिवार में मैं पहला बच्चा था उस टाइम पे जिसे पहली 10वीं पास करी थी बगैर फेल हुए। मेरे फादर हालांकि जैसे मैंने बताया कि बड़े एजुकेटेड थे, सब कुछ था, लेकिन वो भी 9th में एक बार वो भी फेल हो गए। तो मुझे तो ये सुनने में आया बचपन से कि भाई हमारे तो कोई देवी माँ का श्राप ही लगा हुआ है, कोई बच्चा 10वीं पास कर ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार से मैं आता हूँ या जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे संघर्ष बहुत ज़्यादा था। अब वो किस्मत की बात ये रही कि मैं दिल्ली चला गया तो वहाँ पे थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया, फिर देहरादून चले गए तो वहाँ माहौल थोड़ा चेंज हो गया। आपने कहा कि आपके घर से 10वीं पास करने वाले आप पहले इंसान हैं, तो वहाँ से जो कर्नल बनने का सपना देखा, जो अधिकारी बनने का सपना देखा, वहाँ तक आज पहुँच चुके हैं आप, उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं आज? अगर फ्लैशबैक में आप देखते हैं पीछे मुड़ कर के कि क्या सफ़र रहा कर्नल बनने तक का? पीयूष जी, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा कि नगेंद्र से लेके और कर्नल नगेंद्र राठौर के बीच का जो सफ़र है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। आज तो समाज में सम्मान है, हर आदमी बहुत तमीज़ से बात करता है, रिस्पेक्ट से बात करता है। लेकिन जब मान लो हम कुछ नहीं थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत कष्ट तो आते हैं, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। आप समझते हैं कि जब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात तो फाइनेंस होता है। और मैं कोई इतनी बड़ी फैमिली का था नहीं कि भाई मेरे फादर कोई जनरल हो या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। तो कदम कदम के ऊपर पैसे की तंगी आती थी, परेशानी होती थी। उसके बाद में जब मैं 10वीं पास करी तो मेरे साथ के जो लड़के थे, जो मेरे साथ वाले थे, वो सेना के अंदर सिपाही भर्ती हो गए। तो उस टाइम पे यही होता था कि फ़ौज में सिपाही भर्ती हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जब मैं गांव जाता था तो लोग मुझ पर तानाकशी करते थे कि तू कौन सा कलेक्टर बनेगा, तू ऐसा क्या कमिश्नर बन जाएगा, तू कौन सा जनरल बन जाएगा, नौकरी क्यों नहीं करता है, हाँ समय ख़राब कर रहा है, अपने पिताजी का पैसा ख़राब कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने संघर्ष की कहानी बताई, पूछी मुझसे, मेरे पिताजी जो हैं, वो जो पिछले साल देवलोक हो गए, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे फ़िलासफ़र, मेरे गाइड, मेरे दोस्त, वो बहुत बड़ी मेरे लिए, मतलब वो मेरे साथ हमेशा बहुत स्ट्रांगली खड़े रहे। मतलब मैं मानूंगा कि मैं आपको, अगर मुझसे आप पूछो, आपने पूछा नहीं है, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि साहब अपनी ज़िंदगी का आप जो भी आज इस मकाम पे पहुँचे हो, उसका क्रेडिट आप किसको देते हो, उसका श्रेय किसको देते हो, तो मैं उस पूरे श्रेय को मैं अपने नंबर 1 पे अपने पिताजी को, उसके बाद मैं अपनी माताजी को देना चाहूँगा। जो भी कुछ मैं आज पहुँचा हूँ, जिस जगह में मैं बना हूँ, जो भी मैं आज हूँ, ये सब कुछ मेरे और फादर और मेरे मदर की देन है। और जो कमियां रह गई हैं वो सिर्फ मेरी और मेरी खुद की क्रिएट करी हो सकती हैं। बाकी जहाँ तक जो भी कुछ मैं आज हूँ, ये सब मेरे फादर और मेरे मदर का विज़न है। मैं पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अपनी सफलता का श्रेय उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, मेरे फादर को
और उसके बाद मेरी मदर को। बाकी आप जैसे जानते हो कि जब आदमी कुछ कर रहा होता है तो उसकी टांग खिंचाई करने वाले बहुत होते हैं। ये हर जगह होता है, गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है, पहले भी होता था, आज भी है, आगे भी होता रहेगा। वो सब चलता रहेगा ज़िंदगी का। बट मैं जो कुछ आज हूँ इसके पीछे मेन मैं आपको कहूँ तो, अब मैं उसको परसेंटेज वाइज में तो नहीं डिवाइड करूँगा, वो थोड़ी बेईमानी हो जाएगी कि साहब ज़्यादा क्रेडिट किसका है, कम क्रेडिट किसका है। बट पूर्ण रूप से मैं अपना क्रेडिट अपने फादर और मदर को देता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मेहनत, मेरे फादर का बहुत 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 ज़्यादा योगदान रहा है मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में। आप जब कर्नल बनने की तैयारी में थे, फ़ौज में जाने की तैयारी में थे, तो जब अधिकारी बनने वाले थे तो उससे पहले कौन सा एग्ज़ाम आपने दिया, किस तरह की पढ़ाई आपने की, और उस दौरान का कोई किस्सा आप बताना चाहें थोड़ा? हाँ, कर्नल बनने से पहले मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया था, जिसको हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बोलते हैं। उसकी तैयारी में किस तरह की परेशानी आई, या उस समय किस तरह से आपको कमांड मिला, या कोई गुरु आपके रहे हों जो आपको सपोर्ट करते हो? मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि पहली बात तो मैं जैसे कि उसी पे वापस आऊँगा कि मैं एक दिन क्रिकेट खेल रहा था और मैं नेहरू स्टेडियम में बॉलिंग कर रहा था। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिससे मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं बॉलिंग कर रहा था और हमारे वहाँ पे एक भैया थे हमारे, उनका नाम था दहिया, जाट थे वो, बड़े अच्छे बैटिंग करते थे वो, और दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे रणजी ट्रॉफी के अंदर। तो वो हमें बताते थे कि भाई कपिल देव और चेतन शर्मा उस टाइम हरियाणा की टीम से खेलते थे रणजी ट्रॉफी। तो वो बोलते थे कि भाई मैंने कपिल देव की ओवर में 2 छक्के मार दिए, चेतन शर्मा की ओवर में 4 चौके मार दिए। तो हमारे अंदर बचपना था, मैं बॉलिंग कर रहा था, मैंने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया, वो जो हमारे रणजी ट्रॉफी के प्लेयर थे जो दिल्ली स्टेट को खेलते थे। जब मैंने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इसी को शायद हम बचपना कहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने तो आपको क्लीन बोल्ड कर दिया है। तो मेरे को लगा कि यार जो आदमी चेतन शर्मा के ओवर में छक्के मारता है, चौके मारता है, कपिल देव के ओवर में चौके छक्के मारता है, आज मैंने उसको क्लीन बोल्ड कर दिया, तो मुझे तो इंडियन टीम में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये मेरा बचपना था। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा भैया ये बताओ कि आप अपने कसम खिलाई मैंने उनको, मैं कहा आप बताओ कौन से भगवान को मानते हो? तो उन्होंने कहा मैं हनुमान जी को मानता हूँ। तो मैं कहा आपको हनुमान जी की कसम, आप बताओ अपने आप को इंडियन टीम में कब देखते हो? तो उन्होंने कहा यार तूने इतनी बड़ी कसम दे दी, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगा। रणजी ट्रॉफी खेलना अलग बात है, इंडियन टीम में खेलना अलग बात होती है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप ये मानोगे नहीं पीयूष जी, मैंने बॉल वहीं उन्हीं के हाथ में पकड़ा दी। मैं कहा ये बॉल पकड़ो आप। बोला ये कि ओवर तो कर ले। मैं कहा ओवर कोई और ही करेगा, मैं जा रहा हूँ। मैं घर आया, आके मैंने अपनी किताबें खोली, क्योंकि उस टाइम के डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा था। जैसा ही मैंने वो पहले स्टार्टिंग में बताया था, मैं बैडमिंटन नेशनल खेलता था, हॉर्स राइडिंग नेशनल करता था, क्रिकेट खेलता था। तो सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी बचती नहीं थी। उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं बचती थी कि पढ़ाई भी कर ली जाए। तो मैंने आगे सीरियसली अपनी पढ़ाई शुरू करी। और जहाँ तक संघर्ष का प्रश्न है, मैं CDS का एग्ज़ाम देने से पहले मैं टेरिटोरियल आर्मी में गया था, जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। वो आपने शायद सुनी होगी, वो आर्मी की का सेकेंड टियर बोलते हैं उसको। मतलब मेन इंडियन आर्मी होती है, उसके पीछे टेरिटोरियल आर्मी होती है एज़ पर नॉर्म्स। अब आजकल वो चीज़ें खैर बदल गई हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम की बात है। तो पहले मैंने ये भी संघर्ष के अंदर ही आपको बताया हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मैं एक 4000 की नौकरी के लिए गया, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए दिल्ली के अंदर। तो वहाँ पे मेरा एक मेजर साहब ने इंटरव्यू लिया, वो ताज ग्रुप के अंदर काफ़ी सीनियर थे। तो उन्होंने मेरे से 1-1.5 घंटा बातचीत करी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू यहाँ से भाग जाओ। तो मैंने कहा, मैं उठा, तो मैं जैसे उठ के निकलने लगा उनके घर से, उनकी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बुज़ुर्ग थे दोनों दम। मैं उस टाइम 21-22 साल मेरी उम्र थी, वो लोग कोई 60-62 साल के होंगे। तो वो मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा और बैठा लिया। ओल्ड लेडी थी वो। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को डांटा भी कि तो शर्म नहीं आती, बच्चे को रुला दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे बेसिकली, क्योंकि मैं संघर्ष के उस दौर में था कि मुझे नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता थी। मेरे फादर रिटायर होने वाले थे। तो जब ये हुआ तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने इसको जो डांटा है ना आज, वो बहुत सही डांटा, ये बच्चा है, तुम समझोगे नहीं इसको। तो उन्होंने पूछा क्यों डांटा? तो उन्होंने बोला कि मैंने इसका 1 घंटे तक इंटरव्यू लिया है और ये बच्चा ऑफिसर बनने लायक है। ये बच्चा इंडियन आर्मी में 100% ऑफिसर बनेगा। मैं अपने तजुर्बे से बात बता सकता हूँ। अब अभी अगर आज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र लग जाएगा तो ज़िंदगी भर यहाँ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र लगा रहेगा। मुझे उन्होंने बोला, जो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश भी देना चाहता हूँ कि वो उनकी बात बिल्कुल सही बोला उन्होंने अपने तजुर्बे से। उन्होंने मुझे ये बोला कि जब तुम यहाँ से भी स्कूटर स्टार्ट करके जाओगे तो पूरे रास्ते मुझे गालियाँ देते हुए जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की नौकरी नहीं दी है। और उन्होंने ये भी बोला कि आज से 20 साल 15 साल के बाद में तुम मुझे याद करोगे जब अफसर बन जाओगे। तो मैं आज उनको याद भी कर रहा हूँ आपके सामने। हालांकि अब मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल होते नहीं थे।
लैंडलाइन भी नहीं थी मेरे पास में, तो वो उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट गलती से अगर वो कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। मेजर हरीश सर थे वो ताज ग्रुप के अंदर, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ कि शायद अगर उन्होंने मेरे को आज उस दिन नौकरी दे दी होती तो शायद मैं आपके सामने आज यहाँ ना बैठा होता। उसके बाद में मैं एक हमारे टीए के अंदर ही जेसीओ का फॉर्म निकला होता है। जेसीओ बेसिकली जैसे आपके पुलिस में एएसआई होते हैं, एसआई होते हैं, तो हमारे नायक सूबेदार का फॉर्म निकला हुआ था। मैंने वो फॉर्म भरा और वो फॉर्म मैंने सबमिट किया। तो उस टाइम में मेरे फादर के एक मित्र थे कर्नल रतन सिंह सर, जो कि 105 टीए के अंदर ट्वाइस ही थे। मैं वो फॉर्म भर के उनको दिखाने के लिए गया और वहीं पे कैप्टन रिधिराज सिंह जी बैठे थे, कैप्टन रिधिराज सिंह राठौर। दोनों ने मेरा फॉर्म देखा, 1-1.5 घंटा मुझसे बात करी, उन्होंने मेरा फॉर्म फाड़ दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे बड़ा, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत डेस्परेशन थी। मेरे फादर अगले 6-7 महीने में रिटायर होने वाले थे। मुझे लगा कि अगर ये रिटायर हो जाएंगे मैं कहाँ जाऊँगा, तो वो मेरे को बड़ा डेस्परेशन थी कि मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने मेरा फॉर्म फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि वही जो मेजर हरीश सर ने बोला था वही इन लोगों ने बोला कि तू अफसर मटेरियल है और अगर तू यहाँ पे घुस गया तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो ज़िंदगी भर यहाँ सूबेदार बना रहेगा, तेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरा फॉर्म फाड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी और उसी टाइम ऑफिसर के फॉर्म निकले थे टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। मैंने फॉर्म भरे। मैं फॉर्म में मेरा पहली बार में मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया, एसएसबी क्लियर किया। हालांकि मेरा वो पहली बार मेरिट में नाम नहीं आया। सेकंड टाइम के अंदर मैंने फॉर्म भरा तो सेकंड टाइम में टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर बन गया, वहाँ नौकरी करी। उसके बाद ये सीडीएस के फॉर्म वगैरह निकले थे, ये भरे। परमात्मा की दया हो गई, मैं आपके पास एज एन ऑफिसर आर्मी के अंदर गया और आज यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये संघर्षों की बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ, उसके लिए समय पर्याप्त नहीं है, मैं भी समझता हूँ, है ना। लेकिन यही है कि आप मेहनत से, कोशिश से लगे रहें, परमात्मा की दया रहे, माँ बाप का आशीर्वाद रहे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहे, आप एक नेक दिल इंसान रहें और अपनी निष्ठा से काम करते रहें, तो कोई इसमें शक नहीं है कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल ये है कि समाज सेवा में भी आपका नाम बहुत अखबारों में चर्चा में रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपने समाज में अपना योगदान? पीयूष जी, ये तो मेरे को भी ताजुब हो रहा, आपने मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि आपको ये सब चीज़ें। मैं ये सब चीज़ें बड़ी, मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं ये सब गुप्त सेवा ही मानता हूँ। उसको गुप्त दान भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि दान देने की तो हमारी क्या औकात है ना। इसको मैं गुप्त सेवा ही मानता हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं प्रयास करता रहता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर इस संसार में आप आए हो, बहुत स्ट्रांगली मेरा ये बहुत स्ट्रांग फेथ है कि इस संसार में आप आए हो तो अपनी श्रद्धा और अपने पॉकेट के हिसाब से जो भी आपकी जेब इजाज़त देती है वो आप करते रहो, चुपचाप, बगैर उसके कुछ लोगों को बताए हुए, बगैर कोई पॉलिटिकल, जैसे आमतौर पे तो पॉलिटिशियंस करें तो चलो अलग बात है, बट हम जैसा एक आम व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज तो होना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से होता भी नहीं होगा। तो जितना आपसे हो सकता है अपनी ईमानदारी से, श्रद्धा से, निष्ठा से, बगैर किसी को बताए हुए, जो भी परमात्मा ने आपको दिया है उसका कुछ हिस्सा आप भी लोगों को दें। ये मेरा बहुत, अगर जो भी भाई लोग सुन रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के मेरी उनसे प्रार्थना है कि जहाँ भी आपको लगे कि कोई ज़रूरतमंद है और उसकी आपको मदद करनी आपकी चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि वो उसकी मदद 100% करें, क्योंकि आप और हम कोई नहीं है मदद करने वाले। ये मैं आपको बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। अगर मान लीजिए मैं आज किसी को कुछ दे सकता हूँ तो उस परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, ये उसी का दिया हुआ है, मैं कहाँ से लेके आया। मैं तो एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था, एक झोंपड़े में पैदा हुआ था। अगर मैं झोंपड़े में पैदा हुआ और मेरी परवरिश राष्ट्रपति भवन में हुई, हाँ, मेरी IMA के अंदर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर मेरे को मौका मिला वहाँ पे ऑफिसर्स को देखने का, ट्रेनिंग करने का, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है। किसी ने बोला ना कि कोई तो है जो इन हवाओं के पंख कुतरता है, वरना खुले आसमां के दिए कब के बुझ चुके होते हैं। कोई तो है, इसको हम भगवान कह लें, गॉड कह लें, अपनी अपनी भाषा में जो मर्जी उसको कह लें, लेकिन ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है कि कोई तो है जो आपको सहारा देता है। जैसे कि ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, हम उसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं और वो होती है। और एक आखिरी संदेश ये है कि आजकल बड़ा बुरा लगता है जब बूढ़े माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ और ये सब्जेक्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब है। इट इज़, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं जब लोगों को देखता हूँ, लोग काबिल हैं और उनके माँ बाप बेचारे निसहाय महसूस करते हैं अपने आप को। उनको लगता है कि यार
मतलब बेटे से बात करते हुए डरते हैं माँ बाप। ये हकीकत है। ये आज के ज़माने में ये हकीकत हो गई है कि माँ बाप बेचारा अपने बच्चे से डर रहा है। वो बात करने से पहले 4 बार सोचता है कि ये बात मैं बोलूँ, इसको अभी बोलूँ, शाम को बोलूँ, इसका मूड देख के बोलूँ। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों को, अपने भाई बंधुओं को ये उनसे निवेदन करना चाहूँगा और एक चीज़ उनको बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप बैंक के अंदर पैसा जमा कराते हो, आपने 10 लाख की एफडी करा दी और बैंक में अगर आपको कोई 10,000 रुपये वापस रिटर्न दे रहा है उसके, या आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दिए या कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया और उसको आपको वापस कोई दे रहा है, तो वो एहसान नहीं कर रहा है। आपने 10 लाख रुपए लगाए थे, इसलिए वो आपको वापस रिटर्न 10,000 रुपये दे रहा है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। उसी प्रकार से अगर आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो, तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। जिस संसार में आप आए थे, आप खाली हाथ आए थे, आपको ये भी पता नहीं था मैं कौन हूँ और मैं कहाँ मैंने जन्म लिया, उसको कुछ नहीं पता था। माँ बाप उसको पाल पोस के बड़ा करता है और परमात्मा की और प्रकृति की ऐसी ज़बरदस्त लीला है ये कि पहले भगवान बच्चे को मौका देता है कि वो अपनी सेवा ले ले माँ बाप से। जब माँ बाप आप कोई भी किसी को देखिए, आप अमेरिका देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, गाँव देखिए, ठीक है, जब भी बच्चा पैदा होता है उसको पता ही नहीं होता मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। उसकी आँखें ही नहीं खुली होती हैं, है ना, जिस दिन वो पैदा होता है। और तकरीबन वो पहले 2-3 साल तो अपने माँ बाप पे 100% डिपेंड करता है। उसके माँ बाप उसको कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, ठीक है, ये मेरी बहुत दिल के करीब है, इसलिए मैं 1 मिनट इसमें टाइम लूँगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये मेरे दिल के सबसे करीब टॉपिक है। तो 1 साल का जब बच्चा 1 दिन का होता है, तब से लेके 2-3 दिन का जब बच्चा 2-3 साल का बच्चा होता है, वो बच्चा उस टाइम तक अपने माँ बाप पे 100% डिपेंड करता है। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे अपने माँ बाप से डिपेंड होना कम करता है। जैसे आज मेरी बड़ी बेटी है, वो इंजीनियरिंग कर रही है, छोटी वाली 12th में है। आज की तारीख में मेरे ऊपर वो 10% डिपेंड करता है सिर्फ फाइनेंस के लिए, और ये कि वे मेरे फादर हैं, यही उनका इमोशनल डिपेंडेंसी है। बाकी तो सब कुछ अपने आप कर लेते हैं। मेरी माताजी 70 साल की हैं, मैं अपनी माताजी के ऊपर आज सिर्फ 10% डिपेंड करता हूँ। वो इमोशनल डिपेंडेंस है कि मेरी मदर है। उसी प्रकार से परमात्मा आपको मौका देता है। पहले बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, 100% होता है, फिर वो 10%, 90% होता है, फिर 80% होता है, फिर 60% होता है। जैसे मैं आज अपनी माँ पे सिर्फ मदर पे सिर्फ 10% डिपेंड करता हूँ। उसी प्रकार से आज मैं अपने बच्चों के ऊपर सिर्फ 10% डिपेंड हूँ आज की तारीख में। लेकिन जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ेगी, मैं उन बच्चों के ऊपर 20% डिपेंड करूँगा, फिर 30% करूँगा, 80% करूँगा। जब लास्ट के दिन आ जाएंगे तो मैं वैसे ही 100% उन पर डिपेंड करूँगा, जैसे वो किसी ज़माने में जब पैदा हुए थे तब मुझ पर डिपेंड करते थे। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की पूरी इज़्ज़त करें, उनका सम्मान करें। और अगर आप चाहते हो कि अपने बच्चों को, आपके बच्चे या आपकी आने वाली जनरेशन आपकी इज़्ज़त करे, तो आप तहे दिल से उनका सम्मान करिए और उनकी जितनी भी आपसे हो सकती है देखभाल करिए, समाज की सेवा करिए। और परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर आप बहुत कुछ दे सकते हो। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप दे सकते हो चुपचाप उसको गुप्त सेवा समझ कर करिए। बड़ों का सम्मान करिए, बहन बेटियों को बहन बेटी समझिए, छोटों को छोटा समझिए, बराबर वालों को साथी समझिए। कोई अहंकार की ज़रूरत नहीं है। तहे दिल से अपना काम करिए, इज़्ज़त से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। परमात्मा आपको सब कुछ देगा, प्रकृति आपको सब कुछ देगी। जो आप डिज़र्व करते हो आपको 100% मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, बट 1000% मिलेगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से पीयूष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना समय निकाला। मैं टोंक से आप यहाँ तक आए हैं, जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर है। काफ़ी परेशानी आपको हुई होगी, आई एम श्योर, बट आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप सबने जो व्यूअर्स हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मैंने जो आपको निवेदन किया है उस पर आप गंभीरता से विचार कीजिएगा और समाज का कल्याण करें। इस संसार में आप आए हैं, आपका ये मकसद है कि आप इस दुनिया में आए हैं और परमात्मा ने आपको जिस भी कैपेसिटी के अंदर आपको बनाया है, उस कैपेसिटी से आप कुछ ना कुछ इस प्रकृति के लिए करें। पता नहीं कब आपकी आखिरी सांस, आपकी मेरी किसी की भी आखिरी सांस कब होगी पता नहीं है। तो ज़िंदगी को रिग्रेट से नहीं जीना है। मन में ये नहीं रखना कि मैं उस दिन ये कर लेता तो ये हो जाता। जो भी करना है उसको तहे दिल से, खुले दिल से करिए और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी निकालिए। मस्ती से ज़िंदगी को जिए और बस सपनों को, जो आपने सपने देखे हैं, उनको पूरा करने में लगे रहिए। पूरी ईमानदारी से अपने काम में लगे रहिए। इधर उधर ताक झाँक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत से लगे रहिए। बिल्कुल जैसे अर्जुन को वो चिड़िया वाली आँख नज़र आती थी, वैसे चिड़िया की आँख देखकर अपने लक्ष्य के प्रति आप ईमानदार रहिए। पूर्ण रूप से काम करिए और कोई शक शुबा नहीं है कि आप ज़िंदगी में कामयाब व्यक्ति बनेंगे। और कामयाब व्यक्ति के होने साथ साथ एक अच्छा इंसान होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। तो ये थे कर्नल नागेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने माता पिता इस धरती के भगवान है इस बात को इतने अच्छे से समझाया कि एक रेशो चलता है 10% का, बच्चा पैदा होता है तब से, और एक रेशो चलता है माता पिता का उनके अंत समय तक, जो बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं और बच्चे माता पिता पे डिपेंड होते हैं। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इसको कमेंट के माध्यम से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।